कमाल की स्थिति है। दिल्ली में जीरो, राजस्थान में जीरो, हरियाणा में जीरो, उत्तराखंड में जीरो। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि जिस हिंदू मुस्लिम का जिक्र हो रहा है उस हिंदी पट्टी में कांग्रेस कहीं नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम करने से कांग्रेस जिस मुद्दे को उछालती है वो मुद्दा तमगे के तौर पर बीजेपी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। आपको जिस राजनीति को साधना है उसमें हिंदी पट्टी के भीतर जो छत्रप है उन्हें अपने साथ कैसे क्रिएट करना है, यह सोच होनी चाहिए थी, लेकिन यह सोच नहीं है। लेकिन इस चीज को भी छोड़कर और एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से राज्यपाल बनाए गए, जिस तरीके से जजेस को भी राज्यपाल की दृष्टि से रिटायर होते ही जज बना दिया गया, और इस देश के भीतर के जो मुद्दे हैं वह मुद्दे चाहे बेरोजगारी से जुड़े हों, चाहे महंगाई से जुड़े हों, चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हों, चाहे इस देश के भीतर के उस पूंजी से जुड़े हों जो कॉरपोरेट के हवाले करने में सत्ता के माथे पर कोई शिकन नहीं आती है, उसके बावजूद भी जो दो बड़े मुद्दे इस दौर में उभर कर आए वो सीधे तौर पर उस परिस्थितियों की याद दिलाते हैं जो एक वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, या फिर एक वक्त इस देश में हर्षद मेहता कांड हो गया, या फिर एक वक्त नेहरू के दौर में मुंद्रा कांड हो गया। इन तमाम परिस्थितियों से निकलते हुए जब आप मौजूदा वक्त में खड़े होते हैं तो दो तीन सवाल आपके सामने होंगे। जो हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं, और जब इतने बड़े मुद्दों के बाद भी विपक्ष कहीं नहीं है और विपक्ष की राजनीतिक ताकत उनके अपने नेताओं में समाकर उनके घरों में बैठी हुई है और वो सड़क पर निकलने की स्थितियों में नहीं है, और फिर सांगठनिक तौर पर या फिर बूथ लेवल पर या गांव या पंचायत लेवल पर उनकी सक्रियता नहीं है, और सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी की सक्रियता है, तो क्या वही वो ताकत है जो आपको हिम्मत देती है कि इस देश के भीतर में अब किसी भी रास्ते आप चल पड़े, उसमें कोई दूसरा अगर उंगली उठाएगा भी तो उसकी साख नहीं बची है। सीबीआई हथियार बनी, ईडी हथियार बना, आईटी हथियार बनी, सीएजी हथियार बना, गवर्नर्स हथियार बने, सारे इंस्टीट्यूशंस के हथियारों के साथ साथ बनते हुए मामला इलेक्शन कमीशन तक गया, इलेक्शन कमीशन से निकलते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जजों की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बीच टकराव की परिस्थिति में देश के चीफ जस्टिस और कानून मंत्री आपस में टकराते हुए दिखाई दिए। इस देश के उपराष्ट्रपति ने सीधे तौर पर न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। टकराव खुले तौर पर होता रहा, लेकिन राजनीतिक कुंद थी, राजनीति वैक्यूम में समाई रही। इस दौर में विपक्ष अपने तौर पर अपने पैरों पर भी खड़े हो पाने की स्थिति में नहीं। राहुल गांधी जब तक चलते रहे कांग्रेस नजर आती रही, उनके पैर थमे तो इस देश के भीतर में कांग्रेस की सक्रियता गायब हो गई। ना चाहते हुए भी, अध्यक्ष वो नहीं है, खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सक्रियता गायब हो गई। यानी राजनीतिक दलों का खड़ा होना या इस देश की जनता का खड़ा होना अब दो दृष्टि से आकर इस देश के सामने मुश्किल सवालों को लेकर खड़ा है। लेकिन अगर राजनीति राजनीतिक दायरे में ही अपना सत्ता और रास्ता बनाती है तो फिर विपक्ष मोदी सत्ता को ध्वस्त कैसे कर सकता है, और रिजल्ट तो आपके सामने है। अब सवाल जो सबसे बड़ा इसके आगे निकलता है, तो क्या यह दृष्टि एक ऐसी दिशा में जा रही है जहां पर आने वाले वक्त में क्या होगा? और मोदी सत्ता के बीते 8-9 बरस दिखलाते बहुत साफ हैं कि वो जिस रास्ते है वहां पर सत्ता की मोनोपोली और सत्ता के हिसाब से इस देश के हर इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो स्वायत्त इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हो, उसको इस सत्ता के हिसाब से ही काम करना होगा। ये मैसेज बहुत साफ है। इसको आप अघोषित आपातकाल कहिए, इसको आप इस बात से कहिए कि देखिए यह तो तानाशाही का मिजाज है, लेकिन राजनीतिक तौर पर पराजित करने की ताकत अगर विपक्ष की इस दौर में गायब है तो चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, चाहे इस देश के भीतर में साधु संतों को लेकर आगाज हो रही हो, चाहे प्रधानमंत्री का मंदिर के द्वार और चौखट पर जाकर खड़े होकर फोटो खिंचवाना हो, या वहां बैठ के पूजा पाठ का लाइव टेलीकास्ट ही क्यों ना करना हो, और इन सब में मीडिया की भूमिका को लेकर
लेकर भी कोई सवाल करे तो इन सवालों का भी क्या मतलब होगा जब राजनीतिक तौर पर विपक्ष इतना कुंद है कि उसको यह समझ ही नहीं है कि राजनीति की कैसे जाती है और इस देश के भीतर को मुद्दों को उठाने के लिए वो कौन से तौर तरीके होंगे, इसकी समझ और ये हुनर राजनीतिक तौर पर अगर विपक्ष के पास नहीं है तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, नैतिक बल विपक्ष के नेताओं के पास इसलिए नहीं है क्योंकि वह अपने दायरे में भी उसी कटघरे में है जिस कटघरे में वह मौजूदा सत्ता को खड़ा करते हैं। सत्ता चलाने के तौर तरीके चाहे ममता के हों, चाहे केजरीवाल के हों, चाहे चंद्रशेखर राव के हों, उनकी हनक और उनके तौर तरीके उसी तानाशाही मिजाज से चलते हैं जिस तानाशाही मिजाज का वो विरोध करते हैं। अगला स्टेप आता है कि इसकी दूसरे मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर किस क्षत्रप की ताकत कहां पर है और उसको कैसे विपक्ष के साथ जोड़कर आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है, उससे हटकर हर कोई अपनी कमजोरी को अकेले चलकर खुद की मजबूती में देखने का अगर तरीका खोज रहा है तो हर कोई अकेला ही है। और सत्ता की ताकत यहीं पर मजबूती के साथ उस जनता को साथ ले लेती है जहां पर लोक लुभावन नारे हैं, प्रचार की दृष्टि से 7,000 करोड़ फूंके जा चुके हैं, मीडिया पूरा साथ खड़ा है, इंस्टीट्यूशन आपके साथ खड़े हैं। 2 दिनों से आईटी के अधिकारी चाहे बीबीसी के दफ्तर में बैठे या बीते 10-15 दिनों से शेयर बाजार डावाडोल हो और अडानी के शेयर नीचे ही क्यों ना जा रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हुंकार बैंकों की क्यों ना लग रही हो, कोई मायने भारत की राजनीति में नहीं है। आखिर के 3 सबसे बड़े सवाल, तो क्या 2024 के बाद का भारत मोदी का वह भारत होगा जो 10 बरस में उन्होंने उसकी कुछ हिस्सों को सिर्फ परोसा है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष लगातार जो हुंकार भरता है वो दरअसल परहेज करता है उस टकराव से जिस टकराव को लेकर इस देश के प्रोफेशनल्स अपने तौर पर मुद्दों को उठाते हैं। उसमें कुछ पत्रकार भी हो सकते हैं, उसमें कुछ वकील भी हो सकते हैं, उसमें कुछ सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, उसमें इस देश का हर जागृत नागरिक भी हो सकता है जो सवालों को ज्यादा तीक्ष्ण तरीके से उठाता है, लेकिन राजनीति उसे उठाने से घबराती है क्योंकि उसे पता है शायद राजनीति एक हमाम है जहां पर आज नहीं तो कल उन्हें भी खड़े होना है। तो अपने अनुकूल परिस्थिति को बनाए रखते हुए वह उन चालों को चलती है। तो क्या पहली बार वो नेकेट हो गया है? और तीसरा सवाल, अगर 2024 को लेकर विपक्ष की स्थिति इतनी बुरी है तो फिर यह 300 का आंकड़ा कहीं छोटा ना पड़ जाए और आने वाले वक्त में जो गूंज लगातार पदयात्रा के दौर में यह कहकर लगाई जा रही थी कि पार्लियामेंट में भी हमें बोलने नहीं दिया जाता है और उसका निशानदेही पार्लियामेंट में बोलने के बाद बोले गए शब्दों को कार्रवाई से हटाने और नोटिस भेजने तक की परिस्थिति में आ गई, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो इस देश में बचा हो और उस इंस्टीट्यूशन के ना बचने पर भी देश की राजनीति इसलिए खामोश है कि पता नहीं दरवाजे पर कब सीबीआई आ जाए, कब ईडी आ जाए, कब आईटी आ जाए, कब जेल जाना पड़ जाए, तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। और अगर दूसरा डर यह है कि अगर पार्लियामेंट के भीतर कोई बोलने नहीं दे रहा है लेकिन हम पार्लियामेंट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमारे अनुकूल फैसले आते नहीं हैं लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन अगर सरकार के साथ अनुकूल स्थिति खड़ा करता है फिर भी हम चुनाव आयोग जाएंगे क्योंकि हमारा भरोसा लोकतंत्र में है। तो एक तरफ लोकतंत्र का राग और दूसरी तरफ लोकतंत्र के बदले अघोषित आपातकाल की आवाज, इन दोनों आवाजों को लेकर कोई साथ नहीं चल सकता है। या तो राजनीति कीजिए या फिर इस देश को जनता के हवाले कर दीजिए। जनता जो करेगी वही आने वाले वक्त में असल राजनीति होगी। शायद धीरे धीरे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था उसी दिशा में जा रही है जहां पर विपक्ष के तौर पर, विपक्ष राजनीतिक दलों के तौर पर ना गिना जाए, जनता ही विपक्ष के तौर पर अगर उसे महसूस होगा तो वो खड़ी होगी और इन राजनीतिक दलों की फहरिस्त में इनका कोई मतलब नहीं बचेगा। शायद इतने मुद्दे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मोदी सत्ता को लेकर सवालों की बौछार, कटघरे में खड़ी सत्ता, लेकिन बावजूद इसके
विपक्ष कहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।